आज हम जिस दुनिया को देखते हैं, जो इतनी हरी भरी है, इतनी जिंदा है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये तो अरबों सालों में लिखी गई एक बहुत ही लंबी, मुश्किल और रोमांचक कहानी का नतीजा है। तो चलिए आज इस कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बेजान, धधकती हुई चट्टान पर जिंदगी की ये अद्भुत कहानी शुरू हुई। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे समय में जब हमारी अपनी दुनिया का जन्म हुआ था, और इसकी शुरुआत किसी शांत खूबसूरत सुबह की तरह नहीं, बल्कि एक धधकते हुए आग के गोले के रूप में हुई थी। तो चलिए कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। ये एक ऐसे दौर की कहानी है, एक ऐसे मंच की कहानी है जिस पर आगे चलकर जीवन का नाटक खेला जाना था। लेकिन ये मंच किसी जन्नत जैसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी नरक जैसा दिखता था। इस समय के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अरबों सालों की। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा ग्रह धूल और चट्टानों के एक बहुत बड़े बादल से बना था, और शुरुआत में ये बस पिघली हुई चट्टानों का एक गोला था जिस पर लगातार लाखों सालों तक अंतरिक्ष से पत्थरों की बारिश होती रही। जरा कल्पना कीजिए कि उस वक्त के हालात कितने भयानक रहे होंगे। पूरी सतह उबलते हुए लावा की थी, कहीं भी कोई ठोस जमीन नहीं थी। हवा में मीथेन, अमोनिया जैसी जहरीली गैसें भरी थी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, और ऊपर से ओजोन लेयर भी नहीं थी। मतलब सूरज की जानलेवा यूवी किरणें सीधे धरती पर पड़ती थी। ऐसे में जिंदगी के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पृथ्वी पर पानी आ गया, और यही पानी आगे चलकर जिंदगी का पालना बनने वाला था। तो सवाल यह है कि इतना सारा पानी आया कहां से? देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके 2 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, उसके अंदर से ज्वालामुखियों के जरिए भाप बाहर निकली, जिसने बादल बनाए। और दूसरा, अंतरिक्ष से करोड़ों बर्फीले धूमकेतु और एस्ट्रॉइड्स हमारी धरती से टकराए और अपने साथ जमा हुआ पानी लेकर आए। और इन्हीं दोनों वजहों से पृथ्वी पर लाखों सालों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बड़े बड़े महासागर बने। ठीक है, तो अब हमारे पास पानी तो था, लेकिन जिंदगी अब भी नहीं थी। इन पुराने महासागरों को वैज्ञानिक एक मजेदार नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल सूप। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा बर्तन था जिसमें जिंदगी बनाने के लिए सारी कच्ची सामग्री, सारे केमिकल्स तो मौजूद थे, बस उसे पकाने के लिए सही ऊर्जा का इंतजार था। तो जिंदगी की ये रेसिपी आखिर थी क्या? देखिए, समुद्र के पानी में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे सिंपल एटम्स तैर रहे थे। फिर आसमान में कड़कती बिजली और समुद्र के अंदर फटते ज्वालामुखियों ने इन्हें जबरदस्त एनर्जी दी, और इस एनर्जी ने इन सिंपल एटम्स को आपस में जुड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे बने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स, यानी जीवन की ईंटें। ठीक है, तो अब हमारे पास जिंदगी की ईंटें यानी अमीनो एसिड्स तो थे, लेकिन घर बनाने के लिए सिर्फ ईंटें काफी नहीं होती, है ना? एक नक्शे की, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत भी होती है। जिंदगी को भी एक ऐसी ही चीज की कमी थी, जानकारी को स्टोर करने और उसे कॉपी करने का कोई तरीका। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के एक हीरो की, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है आरएनए। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए आया था, और इसकी खासियत ये थी कि ये 2 काम एक साथ कर सकता था। ये डीएनए की तरह जानकारी को स्टोर भी कर सकता था, और एक मशीन की तरह खुद को कॉपी भी कर सकता था। ये एक असली गेम चेंजर था। ये एक ऐतिहासिक पल था। पृथ्वी के पूरे इतिहास में पहली बार एक बेजान मॉलिक्यूल ने खुद की नकल बनाना शुरू किया। वो पूरी तरह से जिंदा नहीं था, पर अब वो पूरी तरह से बेजान भी नहीं था। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच का एक पुल था, एक शुरुआत थी। तो अब हमारे पास जिंदगी की ईंटें भी थीं, और जानकारी को कॉपी करने का तरीका भी। अब बस इन सबको एक साथ एक सुरक्षित जगह पर लाने की जरूरत थी। और फिर ऐसा ही हुआ। वक्त के साथ फैट यानी लिपिड्स के छोटे छोटे बुलबुले बनने लगे, और उन्होंने आरएनए और दूसरे केमिकल्स को अपने अंदर कैद कर लिया। और बस यही थी दुनिया की पहली कोशिका, पहला सेल। वैज्ञानिक हमारे इस सबसे पुराने पूर्वज को लूका कहते हैं, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आज इस धरती पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो हम इंसान हो, कोई पेड़ हो, या फिर छोटा सा बैक्टीरिया, हम सब उसी एक लूका के वंशज हैं। ये जो शुरुआती जीव थे, ये बहुत ही सिंपल थे, प्रोकैरियोट्स थे। मतलब इनके सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता था, इन्हें ऑक्सीजन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
ये तो समुद्र की गहराइयों में गर्म पानी के सोतों के पास रहते थे और वहीं मौजूद केमिकल्स को खाकर जिंदा रहते थे। मतलब उस अजीब और एलियन जैसी दुनिया के लिए ये एकदम परफेक्ट थे। अरबों साल तक जिंदगी इसी सीधे साधे रूप में चलती रही, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां जिंदगी के अपने ही एक आविष्कार ने लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया होता। साइनोबैक्टीरिया नाम के एक नए तरह के बैक्टीरिया ने एक क्रांतिकारी तकनीक, एक सुपर पावर हासिल कर ली, और वो थी फोटोसिंथेसिस। उन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। ये जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस नई सुपर पावर का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट था। ये प्रोसेस कचरे के तौर पर एक गैस छोड़ती थी, एक ऐसी गैस जो उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए जानलेवा जहर थी। उस गैस का नाम था ऑक्सीजन। इस नई जहरीली ऑक्सीजन ने धीरे धीरे पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को बदल डाला, और अनुमान ये है कि इसकी वजह से उस समय धरती पर मौजूद लगभग 99% जीवन खत्म हो गया। इसे इतिहास में द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? कि धरती पर पहली सबसे बड़ी तबाही किसी एस्टेरॉयड के टकराने या ज्वालामुखी फटने से नहीं हुई, बल्कि जिंदगी के अपने ही एक आविष्कार ने खुद जिंदगी को ही लगभग मिटा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो जीव इस तबाही में बच गए, उन्होंने धीरे धीरे इस जहर का इस्तेमाल करना सीख लिया, और उनके लिए यही ऑक्सीजन एक सुपर फ्यूल, एक वरदान साबित हुआ। ऑक्सीजन से उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी मिली कि इसने बड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजबूत जीवन के विकास का रास्ता खोल दिया। तो जिंदगी की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी तबाही से ही सबसे बड़े निर्माण का रास्ता निकलता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े संकट ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबियों की वजह बने हैं? और अगर ऐसा है, तो ये बात आज हमारे सामने जो बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें क्या सिखाती है?